नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास खंड से जो पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका फ्लो चार्ट के रूप में यानी शॉर्ट नोट्स बनाकर लाए हैं। और इसको सिर्फ अध्ययन से आपका क्या होगा कि आप पूरे जो अंदर के जितना भी एडवांस चीज़ें रहेंगी वो एक बार में आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये हमारे कुछ इस प्रकार से मैंने नोट्स बनाने का प्रयास किया है। तो वही शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में जो है, तो इसमें राष्ट्रवाद पहला टॉपिक आता है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा और इतिहास के प्रति प्रेम, निष्ठा एवं समर्पण रखते हैं। अगला है कि राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित और एकजुट करना था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में अधिकांश देशों पर राजाओं का निरंकुश शासन था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवाद क्या है? जो अपने देश के लिए और संस्कृत, भाषा, इतिहास के प्रति निष्ठा एवं समर्पण रखते हैं, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला बात करें कि जो इसमें सबसे बड़ी क्रांति का जो राष्ट्रवाद की उदय माना जाता है वो है फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में हुई। तो फ्रांस में राजा लुई 16वें के निरंकुश शासन और आर्थिक संकट के कारण 1789 में क्या हुई? ये क्रांति हुई। पूरे जो क्रांति हुई, ये क्रांति ने पूरे विश्व को यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का महान सिद्धांत दिया। तो पूछा जा सकता है कि जो आजकल जो सभी देशों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं, तो ये कहाँ से लाया गया? ये फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से आया, ठीक है। सामंतवाद और जन आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए तथा नागरिकों को समान अधिकार मिले। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रीय पहचान का तेजी से विकास हुआ। तो यानी पूरे विश्व में जो राष्ट्रध्वज, अपने एक देश के लिए राष्ट्रध्वज बनाया गया है ना, राष्ट्रगान बनाया गया, संविधान बनाया गया, राष्ट्रीय पहचान बनाई गई, तो वो तेजी से विकास कहाँ से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। यानी इसलिए कहा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को गहराई से प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व को एक पहचान देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ठीक है। इसके बाद बात करें नेपोलियन बोनापार्ट, तो 1799 में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार किया और 1804 में स्वयं को क्या किया? उसने सम्राट घोषित किया। नेपोलियन संहिता लागू की, जिसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है, और 1804 में इन्होंने लागू किया था। कानून के समक्ष समानता, निजी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार लागू किए। यानी कुल मिलाकर यहाँ से माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऐसे अधिकार दिए कि जिसमें से कानून के समक्ष समानता, मतलब चाहे कोई भी हो, अगर उसने गलत किया तो सबको वहाँ पे दंड बराबर मिलता था, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं था पहले क्या था कि कुछ विशेष लोगों को विशेष छूट मिलती थी, यानी वो कितना भी गलत करें उनको छूट मिलती थी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने कानून के समक्ष समानता का समानता पेश किया और निजी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार में लागू कर दिया, ठीक है। यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और फ्रांस का प्रभाव बढ़ाया। बाद में उसकी विस्तारवादी नीति और कर वृद्धि के कारण कई देशों में उनका विरोध उनके क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया। यानी कि कहते शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छा ठीक है। तो कुल मिलाकर जो नेपोलियन बोनापार्ट ने विस्तारवादी नीति अपनाई थी और कर वृद्धि की, इससे क्या हुई? पूरे विश्व में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई? किरकिरी हुई, जिससे आहत होकर इससे क्या होगा? क्षेत्र में पूरे क्या होगा? पूरे विश्व में लगभग क्या होने लगा? आंदोलन होने लगा, ठीक है, विरोध में। इसके बाद सबसे एक संधि मानी जाती है वियना कांग्रेस की, जो 1815 में हुई। नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में हार के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन आयोजित हुआ। अध्यक्षता यानी अध्यक्ष किसने रहा? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख रहा। उद्देश्य क्या रहे? तो यूरोप में पुरानी शांति व्यवस्था स्थापित करना, पुराने राजवंशों को पुनः सत्ता सौंपना, फ्रांस की सीमाओं को सीमित करना ताकि भविष्य में विस्तार ना हो सके, और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद उदारवाद और रूढ़िवाद। तो उदारवाद की बात करें तो संविधान, लोकतंत्र, कानून के समक्ष समानता और नागरिक अधिकारों का समर्थन, स्वतंत्र व्यापार, बाजार की स्वतंत्रता और समान अवसर की वकालत। रूढ़िवाद की बात करें तो रूढ़िवाद क्या है? तो राजशाही, चर्च, सामाजिक पदानुक्रम और पारंपरिक व्यवस्था का समर्थन, त्वरित एवं तीव्र सामाजिक बदलाव का विरोध हुआ। यानी कुल मिलाकर दोनों विचारधाराओं के निरंतर संघर्ष ने 19वीं सदी की यूरोपीय राजनीति को आकार दिया, ठीक है। इसके बाद 1830 और 1848 की प्रमुख क्रांतियाँ, तो फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी और इटली में जन विद्रोह और क्रांतियाँ हुई। जनता ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र, प्रेस की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की जोरदार मांग की।
1830 में बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर राष्ट्रवाद स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1848 की क्रांति के बाद अनेक देशों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी। तो देखिए, जो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद, जो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, लगभग 19वीं यानी 1900 के लगभग बाद माना जाता है ना, जब वो कुल मिलाकर जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बाद, जब अंग्रेज़ों ने अपनी बात से मुकर गए थे और उन्होंने रॉलेट एक्ट जारी किया था, एक कानून बनाया था जिसमें उसके खिलाफ से फिर इसके बाद उन्होंने भारतीय ने कहा था कि हमारा भी एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, है ना। राष्ट्रवाद के प्रति उन्होंने क्या किया, समर्पित होना शुरू किया, तब शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पे फ्रांस यानी यूरोप में ये 1789 के बाद शुरू हो गया था, है ना। तो कुल मिलाकर यूरोप महाद्वीप इसलिए हमसे, हमारी संस्कृति से बहुत आगे रहा, ठीक है। इसके बाद बात करें इटली का एकीकरण, तो 1861 से 1870 माना जाता है। एकीकरण से पूर्व इटली कई छोटे छोटे वंशानुगत राज्यों और विदेशी शासकों के बीच बटा था। प्रमुख नायक की बात करें तो ज्यूसेप्पे मैज़िनी यंग इटली और यंग यूरोप संगठन की स्थापना और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। काउंट कैबूर सार्डिनिया पीटमॉन्ट्स के प्रधानमंत्री और चतुर कूटनीति से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी यानी लाल कुर्ती सैन्य अभियानों से दक्षिणी इटली को जोड़ा। कुल मिलाकर लाल कुर्ती जो सैन्य संस्था थी, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी माने जाते हैं। यानी 1861 में विक्टर एमेनियल द्वितीय के नेतृत्व में इटली एकीकृत राष्ट्र बना और 1870 तक रोम भी इटली क्या हो गया, हिस्सा बन गया, ठीक है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण 1871। जर्मनी भी 39 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। एकीकरण के नेतृत्व प्रेसा राज्य और उसके राजा विलियम प्रथम ने किया। प्रमुख नेता की बात करें तो ओटो वान बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण हेतु रक्त और लौ की नीति अपनाई। 7 वर्षों के दौरान डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से 3 युद्ध जीतकर 1871 में वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, ठीक है। इसके बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की बात करें तो बाल्कन क्षेत्र में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन हुआ, ठीक है। इसके बाद यूरोप की बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियाँ जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इन आपसी प्रतिस्पर्धाओं और तनाव में अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। कुल मिलाकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, तो कुल मिलाकर रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ऐसे देश थे जो अपना पूरा यूरोप में क्या चाहते थे, वर्चस्व बनाना चाहते थे। तो इसी की भीड़ में ये क्या हो गया, विश्व युद्ध की तैयारी हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करें राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ, तो राष्ट्रवाद का परिणाम की बात करें तो यूरोप में विशाल निरंकुश साम्राज्यों का अंत हुआ और नए राज्यों का निर्माण हुआ। लोकतंत्र, संविधान, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का व्यापक प्रसार हुआ। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना के लिए सुदृढ़ हुई। सामंतवाद और निरंकुश राजशाही की जड़ें क्या हुई, कमजोर हुई। अत्यधिक उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध 1914 मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। इसके बाद अब महत्वपूर्ण कौन कौन से इसके लिए जो याद करने के लिए व्यक्तित्व की बात करें तो राजा लुईस 16वें फ्रांस का अंतिम निरंकुश राजा जो 1789 में क्रांति में हुई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन संहिता 1804 में उन्होंने घोषित किया। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। बेना कांग्रेस 1815 में प्रमुख क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ज्यूसेप्पे मैज़िनी की बात करें इटली में राष्ट्र के जनक माने जाते हैं और यंग इटली के भी संस्थापक माने जाते हैं। काउंट कैबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री और प्रमुख कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की बात करें तो इटली के महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता है। ओटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर, रक्त और लौ नीति अपनाने वाला ये महान व्यक्ति था। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण नोट्स बनाने का प्रयास किया मैंने पूरे चैप्टर से, पूरे पार्ट से। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।